यह खबर इस वक्त बांग्लादेश सरहद से नहीं बल्कि सीधे न्यूयॉर्क के भीतर बैठे संयुक्त राष्ट्र के गलियारों से निकल करके सामने आ रही है और उसकी गूंज सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजधानियों में इस वक्त सुनाई दे रही है। जी हां, यूएन ने बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत की फेंसिंग को लेकर के कड़े नियम बनाए और भारत ने इन नियमों को मानने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। यूएन की जिस तरह से भारत ने अवहेलना की उसके बाद एक बात तो साफ थी कि भारत को लेकर के यूएन कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करेगा और इस बात का अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था। लेकिन असल में यूनाइटेड नेशन के पीछे जो देश सामने निकल करके आया है उसने एक बार फिर से भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच डाली है। असल में यूनाइटेड नेशन इस वक्त कुछ चुनिंदा देशों के हाथों की कठपुतली के रूप में काम कर रहा है और भारत के ऊपर बांग्लादेश बॉर्डर पर लगाई गई फेंसिंग पर रोक भी इसमें सबसे बड़ी वजह बन चुका है मुद्दे को लेकर के। अब बात जब यूनाइटेड नेशन तक पहुंच चुकी है और भारत के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो भारत भी कहां चुप रहने वाला था। भारत ने जो किया है उसने पूरे मामले की जड़ें हिला करके रख दी हैं। लेकिन अब इस वक्त बहुत बड़ी खबर यूनाइटेड नेशन की तरफ से भारत के खिलाफ सामने आ चुकी है। दरअसल यूनाइटेड नेशन के सदन के भीतर बैठे हुए लोगों ने भारत के ऊपर बैन लगा दिया है और यह बैन के पीछे की बड़ी वजह साफ है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन की तरफ से भारत के बांग्लादेश बॉर्डर पर की जा रही फेंसिंग को लेकर के रोक लगाने की बात कही थी। कहा गया था भारत इसे तत्काल प्रभाव से रोक लगाए और साथ ही साथ अपने बॉर्डर पर नियमों की अनदेखी ना करे, किसी देश के अंदर घुसने की कोशिश ना करे। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत ने अपनी तरफ से पूरी सफाई भी दी थी। लेकिन यूएन ने इस पूरे मामले में भारत की ना सुनने के बाद बौखलाते हुए भारत पर अब बैन जड़ दिया है। यह बैन भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम बन चुका है और यह बैन भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावी ही बन सकता है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और इस पूरे बैन के पीछे अमेरिका ने किस कदर से भारत को एक बार फिर से आड़े हाथों लेने की कोशिश की है वो भी समझेंगे। क्योंकि असल में इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो वास्तविक देश है हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि यूएस है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर के बड़ी दखल अंदाजी और सैन्य सहायता को लेकर भी बहुत बड़ी घोषणा कर डाली है। क्या कहा है अमेरिका ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में, क्या अमेरिका की तरफ से आया है और यूएन ने किस तरीके से बैन लगाया है और इस पर फाइनली भारत की क्या प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है वो भी मुद्दे पर बात करेंगे। ये तीन बहुत अहम खबर अपडेट इस वक्त बनकर के आ रही हैं। क्या है पूरी अपडेट बताएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस लेटेस्ट अपडेट से आप जुड़े रह सकें। और दोस्तों, भारत ने जिस तरीके से यूएन में इस वक्त बांग्लादेश और साथ साथ यूएन के एक तरफा पक्ष नियमों की बखिया उधेड़ी है उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठने वाले हैं। तो भारत की इस बड़े काम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत का और बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं बल्कि यह दूर बैठे यूनाइटेड नेशन के अंदर एक अहम मुद्दा बन चुका है। लगातार पिछले 48 घंटों से यहां पर कई मीटिंगें रखी जा चुकी हैं। यूएन में भारत के खिलाफ बांग्लादेश ने प्रस्ताव लाया था और यह प्रस्ताव इसलिए था, बांग्लादेश का यह कहना था कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अपनी कड़ी निगरानी के साथ साथ बांग्लादेश के कई इलाकों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने अपना पक्ष रहते हुए पहले ही साफ कर दिया था कि भारत का ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना ही भारत अपनी किसी 1 इंच जमीन पर दूसरे को कब्जा दे सकता है और ना ही भारत किसी दूसरे की जमीन पर 1 इंच कब्जा करने की कोई तैयारी कर रहा है। भारत सिर्फ अपनी बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग लगा करके घुसपैठ, तस्करी और वहां पर अलीगल आवागमन को रोकने के प्रयास कर रहा है। लेकिन भारत के इस पूरे के पूरे बयान को यूएन की तरफ से नजरअंदाज करते हुए बांग्लादेश की बात को एक तरफा सुना गया और इसके बाद भारत की तरफ से लगाई जा रही बाड़ यानी कि फेंसिंग को लेकर के रोक लगाई गई। लेकिन भारत ने शाम होते होते ही इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी भी तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर को सील करने से नहीं रोक सकते क्योंकि हमें घुसपैठ नहीं चाहिए अपने देश के भीतर। और इस बात को स्पष्ट करने के साथ ही यूएन में भारत को लेकर के फिर से मुद्दा गर्मा गया। भारत का जवाब सीधा और कड़े रुख की तरह था, जो बात यूएन को चुभ गई।
असल में यह बात सिर्फ यूएन को नहीं बल्कि यह बात यूएस को भी चुभ गई, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इस पूरे गेम के पीछे असली मास्टरमाइंड बनकर के बैठे हुए हैं और वहीं से यह सब कुछ कमांड की जा रही है। इस वक्त असल में यूनाइटेड नेशन जो भाषा बोल रहा है वो यूएस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भाषा है और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। अब जैसे ही भारत ने इस बात को लेकर के इनकार कर दिया कि वो किसी भी तरीके की फेंसिंग में रुकावट नहीं आने देगा, चाहे यूएन हो या फिर कोई भी बैन लगा दे, लेकिन भारत ऐसी कोई भी स्थिति को नहीं रोकेगा। इसके बाद से अब बड़ी खबर बन करके आ चुकी है यूएन की तरफ से। यूएन ने बड़ा फैसला लेते हुए भारत पर बैन लगा दिया है। यह बैन कई मायनों में भारत को प्रभावित कर सकता है। जानेंगे क्या क्या ये तरीके होंगे और किन किन चीजों पर भारत के बैन लगाया गया है। दरअसल यूएन में जिन देशों ने भारत के खिलाफ यानी कि बांग्लादेश का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ वोटिंग की थी, उन देशों की तरफ से यह बैन भारत पर लगाया जाएगा और यह बैन न सिर्फ भारत की आर्थिकी को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि भारत की व्यापारिक गतिविधियों को कमजोर करने के लिए लगाया गया है। यानी कि कुछ देश कुछ चुनिंदा चीजों पर या फिर भारत के उत्पादों को अपने देश में आने से रोक सकते हैं या फिर अपने देश से भारत को निर्यात होने वाले चीजों पर रोक लगा सकते हैं। हालांकि यह बात यूएन की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है, लेकिन किन किन देशों ने बैन लगाने की बात स्पष्ट की है यह बात अब तक साफ नहीं है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में दूसरी तरफ यूएस का एक बड़ा बयान सामने आ गया जो यह बात को सीधे तौर पर सपोर्ट भी कर रहा है और साफ बता रहा है कि यूएन के इस फैसले के पीछे भी कोई और नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीछे चली जा रही साजिशें हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान आया है। अमेरिका ने कहा है भारत के ऊपर एक बार फिर से टैरिफ बढ़ाने की बात कही है, यानी कि भारत के ऊपर जो वर्तमान में टैरिफ चल रहा है उस टैरिफ में एक बार फिर से बढ़ोतरी की बात कही है। असल में बीच में भारत के ऊपर से कुछ टैरिफ कम किए गए थे, लेकिन ऐसी स्थिति आने के बाद फिर से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की बात कह डाली है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश के और यूएन के इस फैसले को लेकर के अमेरिका ने सीधे सपोर्ट कर दिया है, वो भी उस समय जैसे ही यूएन ने यह बात स्पष्ट किया कि भारत के ऊपर बैन लगाया जाएगा। वजह भारत ने यूएन की बात को मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी तरीके से फेंसिंग नहीं रोकेंगे, कुछ भी कर लो। और यहाँ होने के बाद भी भारत तो पहले ही समझ चुका था कि अगर वो भारत सीधे तौर पर यूएन की इस बात का इनकार करता है तो यूएन किसी भी क्षण भारत पर बैन लगा देगा। यह बात से भारत अनजान नहीं था और भारत को यह भी बेहतर पता है कि इसका क्या भारत पर प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या इससे भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है? तो जवाब है हाँ, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन जब सवाल ये हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका कितना ज़्यादा असर पड़ने वाला है तो इसका जवाब है नगण्य, यानी कि बहुत कम, लगभग ना के बराबर या फिर 0.1 या 2% भारतीय अर्थव्यवस्था को यह प्रभावित कर सकता है। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में यूएन में भारत के खिलाफ वोटिंग करने वाले देशों की संख्या बहुत कम है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में वजह सबसे साफ है कि भारत को प्रभावित करने का कारण स्पष्ट है कि भारत जो प्रभावित हो रहा है उसके पीछे की वजह सिर्फ अमेरिका है, यानी कि अमेरिका से भारत का अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है। और अगर देखा जाए तो अगर अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ा रहा है तो सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव देखा जाएगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में कुछ हद तक पाक ने और भारत के पड़ोसी बांग्लादेश ने खुद भी और साथ साथ कुछ और मुस्लिम देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाने को लेकर के अपनी सहमति दर्ज की है, यानी कि इस बैन को मानने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो वो जो देश जो भारत के सहयोगी रहे हैं और हमेशा से भारत के व्यापार और तमाम चीज़ों को लेकर के सकारात्मक रहे हैं, उन देशों ने भारत के ऊपर बैन लगाने से साफ इंकार कर दिया है। और यही वजह इस वक्त यूएन के अंदर एक नई बहस छिड़ चुकी है। दरअसल भारत को लेकर के खिलाफ और भारत के समर्थन दोनों तरफ में तमाम देश उतर चुके हैं। हालांकि भारत के खिलाफ जो उतरने वाले देशों की संख्या महज 10 से 12 है, लेकिन इस संख्या में अमेरिका और चीन भी शामिल हैं। लेकिन वहीं देखा जाए तो भारत के समर्थन में खड़े हुए देशों की संख्या लगभग 56 से भी ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो भारतीय निर्यात इन्हीं 56 देशों को सबसे ज़्यादा होता है। इसका साफ मतलब ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव काफ़ी कम पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो यूएन का प्रभाव कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की उन्नति को बाधित ज़रूर करेगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जैसे ही यूएन की तरफ से फैसला आया, मानो बांग्लादेश की तो बाछें खिल गई हों। ऐसा लग रहा था जैसे बांग्लादेश कोई बहुत बड़ी जंग भारत के खिलाफ जीत गया है।
हालांकि यह बात बांग्लादेश को अब भी समझ नहीं आ रही है कि भारत जो एक बड़े भाई की तरह हमेशा से बांग्लादेश की व्यापार और वाणिज्य से लेकर के तमाम चीजों और अपने पोर्ट के अंदर तक एक्सेस देता है बांग्लादेश को, अगर भारत ने एक भी क्षण इन्हें देना बंद कर दिया तो बांग्लादेश की क्या दुर्दशा, क्या दुर्गति होगी, उस बात का अंदाजा शायद बांग्लादेश को नहीं है। और इसके पीछे की वजह है चीन और पाक का मिल रहा सपोर्ट। जी हां, इस वक्त चीन और पाक का पूरा सपोर्ट बांग्लादेश को मिल रहा है और यही वजह है कि भारत के बॉर्डर पर भारत को अब चुनौतियां ज्यादा हो रही हैं। वजह साफ है, भारत नहीं चाहता है कि बांग्लादेश बॉर्डर को खुला छोड़ा जाए, क्योंकि अगर चीन और पाक के साथ बांग्लादेश ने हाथ मिला लिया है तो सीधे तौर पर घुसपैठियों के लिए यह रास्ता बेहद आसान है। अगर देखा जाए तो लगभग 4000 किलोमीटर की यह पूरी की पूरी जो बाउंड्री है जिसे भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है, इस बाउंड्री को पूरी तरीके से सील करना बहुत मुश्किल है। कई जगहों पर घने जंगल हैं, कई जगहों पर नदियों से होता हुआ रास्ता और कई जगहों पर यहाँ पर अतिरिक्त बाड़ों की कटौती और कमी दिखाई दे रही है। यानी कि अगर भारत ने इस पूरे के पूरे बॉर्डर को कंप्लीटली सील नहीं किया तो भारत में इस बांग्लादेश के रास्ते कभी भी घुसपैठ बड़ी आसानी से की जा सकती है। और यही वजह है कि बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही भारत ने सबसे पहला काम बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग लगाना शुरू किया है। और ये फेंसिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि ना सिर्फ यहाँ पर कटीले तार लगाए जाएंगे बल्कि यहाँ पर हाई रेटेड सेंसर, जो इंफ्रारेड सेंसर होंगे, उन्हें लगाया जाएगा। यानी कि कोई भी अगर इंसान या फिर कोई भी ऐसा पशु पक्षी इस जगह से, इस स्ट्रेट से होकर के गुजरता है तो इसकी जानकारी भारत को तुरंत मिल जाएगी। साथ साथ इसके साथ ही हाईलाइटेड कैमरा सेंसर लगाए गए हैं जो किसी भी मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत यहाँ से रडार से निगरानी बहुत तेज कर चुका है। यानी कि भारत समझ चुका है कि यहाँ से अब थ्रेट आना शुरू हो सकता है, क्योंकि जैसे ही पाक का नाम सामने आता है तो सीधे तौर पर घुसपैठ की स्थितियां साफ हो जाती हैं। और इस वक्त देखा जाए तो भारत की चौतरफा बॉर्डर में इकलौती बांग्लादेश बॉर्डर है जो पूरी तरीके से सील नहीं है। इसके अलावा भारत तमाम बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सील कर चुका है। भारत की किसी और देश से लगने वाली बॉर्डरें इस वक्त पूरी तरीके से सुरक्षित हैं सिवाय बांग्लादेश के। और इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका के कूदने की वजह क्या है? आखिर अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर को सील करके अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करे? वजह साफ है, अमेरिका खुद तो यही काम कर रहा है। अपनी दूसरे देशों मैक्सिको और कनाडा से लगने वाली बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सील करके अपनी देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा है, लेकिन वही काम जब भारत कर रहा है तो इस बात से अमेरिका को बड़ा ऐतराज दिखने को मिल रहा है। अमेरिका यही चाहता है कि भारत पूरी तरीके से इस बॉर्डर को सील ना करे और भारत इस मोड़ पर चुनौतियों का सामना करता रहे। वजह सीधी तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत तेजी से बढ़ना। दुनिया में कोई देश नहीं चाहता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ जाए कि वह देश पीछे छूट जाए, और इस वक्त अमेरिका के साथ यही हो रहा है। अमेरिका को डर सता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से ग्रोथ कर रही है, अगर ऐसी ही ग्रोथ बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी सत्ता को चुनौती दे सकता है भविष्य में। और यही वजह है अमेरिका भारत को किसी न किसी चीज़ में हमेशा फंसा करके, उलझा करके रखना चाहता है ताकि भारत अपनी ग्रोथ को कम आंक सके। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका का सीधे सपोर्ट बांग्लादेश को जा रहा है। अमेरिका ने यहां तक कह दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर भारत पूरी तरीके से बाड़ लगाने से, रोकने से, इस बाड़ को हटाने से इनकार कर देता है, यानी कि जो फेंसिंग लग रही है इसे लगाने से नहीं बाज आता है, तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश के सपोर्ट में वो पूरी तरीके से खड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा होने के साथ ही अमेरिकी सेना को बांग्लादेश की धरती पर सुरक्षात्मक रूप से उतारा जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका की यह नीयत सीधे तौर पर भारत की पूर्वी जो स्थिति है उसे अस्थिर करने का प्रयास है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की शांति और भारतीय जो उत्तर हिस्सा है उसे अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर पूर्व की 7 सिस्टर राज्यों को जिस तरीके से बांग्लादेश पहले ही चुनौती के रूप में भारत के सामने खड़ा कर देता है, जब भी बांग्लादेश पर भारत दबाव बनाने की कोशिश करता है या फिर भारत कुछ ऐसा करता है जिससे बांग्लादेश अपने आप के लिए असहज महसूस करता है, बांग्लादेश सीधे भारत के चिकन्ने को लेकर के सवाल खड़ा कर देता है और ऐसी स्थिति बना देता है कि भारत को आ करके उसके सामने झुकना पड़ जाता है। और भारत इसी चीज़ से उबरने और इसी चीज़ से निकलने के लिए यह कड़ा कदम इस वक्त उठा रहा है। लेकिन अब पूरे घटनाक्रम के बीच इस पूरे बात का साफ सॉल्यूशन निकल आ चुका है कि भारत पूरी तरीके से बांग्लादेश की तरफ से लगाए जा रहे इस बाढ़ को नहीं रोकने वाला है, और हालात ऐसे बनने तो भारत अपनी बीएसएफ में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा।
हाल के 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर भारतीय गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद से दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में लगातार अब बांग्लादेश बॉर्डर की निगरानी की जा रही है। वहां से रडार सिस्टम और यहां पर बैठे हुए सिस्टम्स पर कंप्यूटर पर लोग लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुरक्षा कैसे की जाए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में गृह मंत्रालय की तरफ से तकरीबन 60,000 अतिरिक्त बीएसएफ जवानों की बटालियन को बांग्लादेश बॉर्डर पर तैयार किया गया है और इसके पीछे की वजह साफ है कि फेंसिंग कार्य को जल्द से जल्द पूरी तरीके से पूरा किया जाए और इसमें आ रही किसी भी रिकॉर्ड को कम से कम समय में खत्म किया जाए। और सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत किसी भी कीमत पर यहां पर कोई भी कैजुअलिटी नहीं चाहेगा और यही वजह है कि भारत एक के बाद एक बीएसएफ की संख्या यहां पर बढ़ाता जा रहा है। हालांकि यूएन के इस फैसले को लेकर के भारत ने साफ कर दिया है कि भारत यूएन के इस फैसले को भी अस्वीकार करता है और इस यूएन के फैसले को एक बार फिर से भारत यूएन के मंच पर ही दावा करेगा और यूएन की तरफ से लगाए गए इस बैन को भारत ने इनकार कर दिया है कि अब इसका कोई भी प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा और ना ही भारत यूएन की तरफ से लगाए गए इस बैन को स्वीकार करता है। इसका साफ मतलब यह है कि भारत ने सीधे तौर पर एक बार फिर यूएन के इस बात की अवहेलना भी स्पष्ट रूप से कर दी है। भारत का कहना है कि चाहे दुनिया की कोई भी ताकतवर देश हो, कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश हो, वह भारत को अपने आगे झुका नहीं सकता है और भारत अपनी नियति और अपने साथ ही साथ बॉर्डर को लेकर के पूरी तरीके से सहज और सबसे ज्यादा उससे सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है और यह कदम कम अपने सुर को नरम बनाए। लेकिन वही दिल्ली जिसे वे कमजोर समझ रहे थे अब इस पूरे खेल की बारीकियों को एक्सपोज करने के मूड में दिखाई दे रही है। गृह मंत्रालय की मीटिंग्स अब सिर्फ सुरक्षा इनपुट्स तक सीमित नहीं है, वहां साइकोलॉजिकल ऑपरेशन से लेकर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तक हर पहलू पर प्लानिंग हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे के भीतर एक पूरी समर्पित टीम यह मैप तैयार कर रही है कि कौन से विदेशी पोर्टल भारत के खिलाफ लगातार निगेटिव नैरेटिव चला रहे हैं कौन से तथाकथित एक्सपर्ट्स हर इंटरनेशनल पैनल पर बैठकर आधे तथ्य गिनाकर पूरी स्टोरी को घुमा रहे हैं और किन एनजीओज के फंडिंग पैटर्न इस समूचे गेम से जुड़े दिख रहे हैं। अगले चरण में इन सब पर कूटनीतिक और कानूनी दोनों तरह के जवाबी प्रहार की तैयारी है ताकि दुनिया को साफ साफ दिखाया जा सके कि भारत सिर्फ फेंसिंग नहीं कर रहा बल्कि नैरेटिव की उस दीवार को भी तोड़ रहा है जो वर्षों से कुछ ताकतों ने खड़ी कर रखी थी। इधर भारतीय साइबर सुरक्षा विंग ने डिजिटल मोर्चे पर जिस तरह की कवायद शुरू की है उसने विदेशी प्रोपेगेंडा मशीनों की नींद उड़ा दी है। जो अकाउंट, जो हैंडल, जो वेबसाइटें लगातार झूठी या भ्रामक खबरें परोसती थी, अब उनके हर पोस्ट का टेक्निकल फॉरेंसिक किया जा रहा है। किस शहर से, किस देश से, किस सर्वर के जरिए, किस कंपनियों की मदद से ये नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, इसका एक इंटेलिजेंस एटलस तैयार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक कई ऐसे डिजिटल हब चिन्हित किए जा चुके हैं जो दिखने में न्यूज आउटलेट या रिसर्च प्लेटफॉर्म लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे कुछ सीमित देशों के राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए टूल्स हैं। भारत की साइबर टीमें अब सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रहना चाहती, वे इन नेटवर्क्स को कानूनी, कूटनीतिक और टेक्निकल तीनों स्तरों पर बेनकाब करने की दिशा में बढ़ रही हैं ताकि डिजिटल मैदान में भी खेल बराबरी की शर्तों पर हो, न कि झूठ और फंडेड नैरेटिव के सहारे। जब इन बाहरी ताकतों को यह एहसास हुआ कि जमीन पर फेंसिंग रुकी नहीं और डिजिटल स्पेस में भी भारत ने मजबूत कवच खड़ा कर लिया, तब उन्होंने एक और पुरानी रणनीति की तरफ रुख किया। कुछ चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक्स से अचानक रिपोर्ट्स निकलने लगी कि फेंसिंग से लोकल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, लोकल कम्युनिटीज की लाइफ कैसे बदलेगी, माइग्रेशन पैटर्न में क्या बदलाव होगा और इस सब का क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या मतलब निकलेगा। सतह पर यह सब अकादमिक लगता है, लेकिन भारत के रणनीतिक जानकारों को अच्छी तरह पता है कि ऐसी रिपोर्ट्स का इस्तेमाल बाद में यूएन, ईयू या अन्य मंचों पर भारत के खिलाफ दबाव बनाने के लिए किया जाता है। यानी पहले थिंक टैंक, फिर रिपोर्ट, फिर सेलेक्टिव मीडिया कवरेज, फिर संसदों में डिबेट और आखिर में भारत से कंसेशन की मांग। यह वही पुराना प्लेबुक है जिसका शिकार पहले भी कई देश हो चुके हैं, लेकिन इस बार भारत ने तय कर लिया है कि इस स्क्रिप्ट को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली ने यह भी समझ लिया है कि सिर्फ रिएक्टिव रहकर यह जंग नहीं जीती जा सकती, इसीलिए अब एक प्रोएक्टिव कूटनीतिक मुहिम की तैयारी है। भारत अपने मित्र देशों, रणनीतिक साझेदारों और क्षेत्रीय सहयोग मंचों पर यह साफ करने जा रहा है कि फेंसिंग का लक्ष्य घुसपैठ है, न कि कोई समुदाय, और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ा रुख लेना हर जिम्मेदार राष्ट्र की बुनियादी जिम्मेदारी है। विदेश मंत्रालय की टीमें उन देशों के समक्ष डेटा रख रही हैं जो भारत के साथ व्यापारिक या सुरक्षा साझेदारी चाहते हैं
और दिखा रही हैं कि किस तरह सीमा पार से होने वाले अपराध, नकली दस्तावेजों का नेटवर्क, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी न सिर्फ भारत बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। जब इन देशों के सामने हार्ड फैक्ट्स रखे जाते हैं तो उनका नजरिया बदलता है और यही वह सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड डेटा का मिश्रण है जिसे भारत अपने पक्ष में इस्तेमाल करने जा रहा है। इस भू राजनीतिक शतरंज में एक और दिलचस्प चाल यह दिख रही है कि भारत ने अंदरूनी स्तर पर सीमा से सटे गांवों और समुदायों के साथ भी नए सिरे से संवाद शुरू किया है। सीमावर्ती इलाकों के लोग किसी भी फेंसिंग प्रोजेक्ट के सबसे बड़े प्रत्यक्ष हितधारक होते हैं। अगर उन्हें साथ लेकर चला जाए, उन्हें यह भरोसा दिया जाए कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, खेती, व्यापार, रिश्तेदारी सभी के लिए व्यवस्थित और सुरक्षित रास्ते बनाए जाएंगे, तो विदेशी प्रोपेगेंडा को जड़ पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता। गृह मंत्रालय के समन्वय से सीमा से जुड़े राज्यों की सरकारें और प्रशासनिक तंत्र यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि लोकल लोगों की चिंता सुनी जाए, वैध जरूरतों के समाधान खोजे जाएं और अवैध गतिविधियों के लिए अब तक इस्तेमाल हो रहे रास्तों को बंद कर दिया जाए। जब बॉर्डर के गांव खुद कहने लगे कि हमें सुरक्षित फेंसिंग चाहिए, तब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए यह कहना मुश्किल हो जाता है कि भारत जनता के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन क्या विदेशी दबाव यहां रुक गया है? बिल्कुल नहीं। बयानों की भाषा अब और तीखी होती जा रही है। कुछ पश्चिमी राजधानियों से यह सिग्नल दिया जा रहा है कि अगर भारत नरम नहीं पड़ा तो कुछ ट्रेड प्रेफरेंसेस, कुछ निवेश पैकेज और कुछ रक्षा तकनीक सहयोग पर भविष्य में असर देखने को मिल सकता है। यह वही चिरपरिचित चाल है जिसमें विकास और सुरक्षा को आपस में जोड़कर किसी तीसरे देश पर दबाव डाला जाता है कि या तो हमारी लाइन मानो या फिर लागत उठाओ। लेकिन शायद यही वह क्षण है जहां भारत की नई आत्मविश्वासी नीति उभर कर सामने आती है। देश अब यह मानकर चल रहा है कि लघुकालिक आर्थिक दबावों के डर से दीर्घकालिक सुरक्षा हितों की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि सीमा यदि एक बार कमजोर पड़ गई तो भविष्य में उसकी भरपाई किसी भी निवेश, किसी भी सौदे या किसी भी समझौते से नहीं हो पाएगी। इसी दौरान भारत के थिंक टैंक और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के भीतर भी एक गहन मंथन चल रहा है। विशेषज्ञ यह विश्लेषण कर रहे हैं कि इस पूरे विवाद का असली केंद्र क्या है। क्या यह सचमुच सिर्फ मानवाधिकार और सीमा से जुड़े मानवीय मुद्दों की लड़ाई है, या फिर यह आने वाले समय में बदलते शक्ति समीकरणों की झलक है? एक बड़ा वर्ग मानता है कि जैसे जैसे भारत आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे पुराने वैश्विक पावर सेंटर्स को डर है कि यह देश अगर अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित कर लेगा, अपने आसपास के क्षेत्र को स्थिर कर लेगा और अपनी संप्रभु नीतियों पर अडिग रहेगा, तो वो किसी भी तरह के इनडायरेक्ट कंट्रोल से बाहर निकल आएगा। और इसलिए जहां भी मौका मिलता है वहां एक नैरेटिव ये गढ़ा जाता है कि भारत की कुछ नीतियां चिंताजनक, कठोर या अस्थिर करने वाली हैं, ताकि उसे लगातार डिफेंसिव मोड में रखा जा सके। इस सबसे पहले अब नई दिल्ली ने इस मनोवैज्ञानिक लड़ाई को भी बारीकी से पकड़ लिया है। यही वजह है कि आधिकारिक बयानों में अब ज्यादा झिझक नहीं दिखती। भारत खुलकर यह कह रहा है कि वह वैश्विक मंचों का सम्मान करता है, सहयोग को महत्व देता है, लेकिन नई दिल्ली ने भारत दोनों का सम्मान करता है इसके पासान से। लेकिन किसी भी मंच को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर वीटो लगा दे। इस तरह की साफगोई कुछ देशों को असहज कर सकती है, लेकिन यही वह टोन है जिसने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि भारत अब सिर्फ रिस्पॉन्डिंग नेशन नहीं बल्कि डिसाइडिंग नेशन बनना चाहता है, जो अपने हितों का एजेंडा खुद सेट करेगा और अपनी सुरक्षा के सवाल पर आखिरी फैसला भी खुद ही करेगा। जमीनी स्तर पर स्मार्ट फेंसिंग का काम जिस गति से आगे बढ़ाया जा रहा है, वह भी अपने आप में एक संदेश है। अब यह सिर्फ तार और खंभों का मामला नहीं रहा, बल्कि इसमें सेंसर, नाइट विजन, ड्रोन निगरानी, डेटा एनालिटिक्स और रियल टाइम अलर्ट सिस्टम्स को जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि बॉर्डर सिर्फ फिजिकल बैरियर नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट सिक्योरिटी ग्रिड में बदल रहा है। ऐसे में सीमा पार बैठे हुए तमाम तत्व जो अभी तक ढीली निगरानी का फायदा उठाकर घुसपैठ, तस्करी या नेटवर्किंग करते थे, उन्हें समझ आ रहा है कि आने वाले दिनों में उनके लिए जमीन और आसमान दोनों सिकुड़ने वाले हैं। यही वजह है कि उनके आका जो विदेशों में बैठकर फंडिंग, शेल कंपनियों और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशनों के जरिए यह सब ऑपरेशन चलाते रहे हैं, अब हड़बड़ाहट में अंतरराष्ट्रीय नैरेटिव्स का सहारा ले रहे हैं ताकि फेंसिंग की रफ्तार को किसी तरह धीमा कराया जा सके। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी सुना रही है। अंदर से मिलने वाले संकेत बताते हैं कि इस पूरे विवाद ने दरअसल उनके हौसले को और मजबूत कर दिया है। वे मानकर चल रहे हैं कि अगर इतना बड़ा विरोध, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा और इतनी तीखी कूटनीतिक भाषा सिर्फ एक फेंसिंग प्रोजेक्ट के लिए सामने आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि यह प्रोजेक्ट सचमुच उन लोगों को चोट पहुंचा रहा है जिनका पूरा कारोबार ही सीमा की कमजोरी पर टिका था। यही वह नैतिक बल है जो जवानों को यह भरोसा देता है कि जो काम वे कर रहे हैं वह सिर्फ एक निर्माण नहीं
बल्कि दशकों से चल रहे अपराध तंत्र की रीढ़ तोड़ने की दिशा में उठाया गया निर्णायक कदम है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने भारत के भीतर आम नागरिकों को भी भू राजनीति और कूटनीति के इस जटिल खेल के प्रति ज्यादा सजग कर दिया है। पहले अक्सर लोग सोचते थे कि सीमा का मतलब बस कोई दूर इलाका है जहां फौज और सुरक्षा बल तैनात होते हैं, लेकिन अब वे समझ रहे हैं कि सीमा की मजबूती का सीधा संबंध उनकी अपनी रोजमर्रा की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता से है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर, ग्राउंड पर, विभिन्न मंचों पर आम लोग खुलकर यह कह रहे हैं कि अगर सीमा पर कठोर कदम उठाने पड़े, अगर अवैध घुसपैठ पर लोहे की दीवार खड़ी करनी पड़े तो यह करना जरूरी है, चाहे इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हलकों की कितनी ही आलोचना क्यों न झेलनी पड़े। यह जनसमर्थन किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए सबसे बड़ी ताकत होता है और भारत की नेतृत्व पंक्ति को यह भली भांति समझ आ चुका है। इसी के साथ साथ भारतीय विदेश नीति भी एक सूक्ष्म परंतु निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिख रही है। जो देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं होंगे। इन बातचीत की टेबल पर अब भारत की भाषा पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी होगी। वह देशों से साफ पूछेगा कि क्या वे खुद अपनी सीमा पर अवैध घुसपैठ की इजाजत देंगे, क्या वे अपने नागरिकों की जान जोखिम में डालकर केवल किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच को खुश रखने का काम करेंगे, और क्या वे यह मानते हैं कि किसी संप्रभु देश की सीमा सुरक्षा पर बाहरी हस्तक्षेप न्याय संगत है। ऐसे सवालों के सामने किसी भी देश के लिए दोहरे मापदंड छिपाना आसान नहीं होता, और यही वह रणनीतिक संवाद है जो धीरे धीरे भारत के पक्ष में माहौल को बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य को लेकर है। जब यह अत्याधुनिक स्मार्ट फेंसिंग अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू करेगी, जब डिजिटल और ग्राउंड दोनों लेवल पर निगरानी सिस्टम्स एक दूसरे के साथ समन्वय में आने लगेंगे, जब अत्याधुनिक स्मार्ट फेंसिंग अपनी, तब सीमा पार बैठे नेटवर्क्स के पास कितना स्पेस बचेगा, यह देखने वाली बात होगी। अभी वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शोर मचा रहे हैं, रिपोर्ट्स लिखवा रहे हैं, भाषण करवा रहे हैं, लेकिन उस दिन जब उनके लिए सीमा पार एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, तब उनके पास या तो वापसी का रास्ता होगा या फिर किसी और हिस्से में अस्थिरता फैलाने का नया ठिकाना तलाशने का विकल्प। जो भी हो, भारत ने साफ कर दिया है कि अपनी जमीन, अपनी सीमा और अपने नागरिकों की सुरक्षा के सवाल पर यह देश किसी भी खेल का मैदान नहीं बनने वाला। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि चाहे डिजिटल स्पेस में कितना भी शोर मचाया जाए, चाहे कागजी रेजोल्यूशनों पर कितने भी सख्त शब्द लिख दिए जाएं, चाहे विदेशी थिंक टैंक्स कितनी ही रिपोर्ट्स तैयार कर लें, अंत में जमीन पर वही होगा जो एक संप्रभु राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए सही समझेगा। भारत ने अपनी नीति और अपने इरादों से यह साबित कर दिया है कि वह न तो धमकियों से डरेगा, न प्रोपेगेंडा से विचलित होगा और न ही किसी कृत्रिम दबाव के आगे झुकेगा। सीमा पर फेंसिंग की यह कहानी दरअसल एक बड़े बदलाव की गवाही दे रही है, जहां भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला खिलाड़ी नहीं, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए खुद मोर्चा तय करने वाला निर्णायक किरदार बनकर सामने आ रहा है। और यही वो बदलता हुआ भारत है जिसे नजरअंदाज करना अब किसी भी ताकत के लिए आसान नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जब भारत की यह अत्याधुनिक स्मार्ट फेंसिंग पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगी, तब सीमा पार बैठे उकसावे वाले तत्व और उनके अंतरराष्ट्रीय आका क्या नया पैंतरा अपनाते हैं। लेकिन एक बात तो पूरी तरह से तय है कि चाहे कोई भी वैश्विक चक्रव्यूह रचा जाए, हमारी सीमाओं पर मुस्तैद जांबाज जवान और देश का शीर्ष नेतृत्व और हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे पूरी तरह तैयार है। अगर आप भी भारत की संप्रभु नीति, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के साहसिक फैसलों और देश की अखंडता पर पूरा भरोसा करते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देश की सुरक्षा, वैश्विक राजनीति और कूटनीति से जुड़ी ऐसी ही बिल्कुल सटीक, खोजी और गहराई से रिसर्च की गई रिपोर्ट्स को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं और क्या भारत को ऐसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह करनी चाहिए या नहीं?